नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं आज हम अपनी एनर्जी नीड को मीट करने के लिए मोस्टली फॉसिल फ्यूल्स या जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करते हैं, जिसमें आपका कोल, नेचुरल गैस, ऑयल इत्यादि शामिल हैं। न केवल ये बहुत ही लिमिटेड सोर्स हैं और इनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कुछ कंट्रीज़ में ही इनका कंसंट्रेशन है, बल्कि साथ ही साथ में ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज़्यादा एमिशन करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और कहीं ना कहीं ये क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट कर रही है अर्थ के एवरेज सरफेस टेम्परेचर को इंक्रीज करके। और इसके जो नेगेटिव एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं उसको ऑलरेडी हम देखना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कंट्रीज़ जो हैं वो एक क्लीन ग्रीन फ्यूचर फ्यूल की तलाश में हैं। आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसे इंक्रीजिंगली अडॉप्ट किया जा रहा है कंट्रीज़ के द्वारा क्लाइमेट चेंज के चलते एंड एक सस्टेनेबल फ्यूल की खोज में। लेकिन आपको बता दें, आजकल जो बज़वर्ड है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। माना जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो फ्यूचर का फ्यूल होगा, क्योंकि ये सोलर एंड विंड एनर्जी की कंपैरिजन में बेटर एफिशिएंट है। यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन को कंट्रीज इंक्रीजिंगली अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही हैं अपने क्लाइमेट चेंज गोल्स को मीट करने के लिए एंड सस्टेनेबल एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसको मीट करने के लिए। ऐसे में इंक्रीजिंगली कंट्रीज इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन इंडिया की तरफ देख रहा है। आप यहाँ पे जनवरी 27, 2023 की यानी आज ही की एक न्यूज़ देख सकते हैं, जहां कहा गया है ग्रीन हाइड्रोजन डिफाइंस यूरोपियन यूनियंस एनर्जी सिक्योरिटी गोल्स, इंडिया इज इट्स गेटवे टू अचीव देम। पिछले साल की भी न्यूज़ है, इंडिया यूरोपियन यूनियन आई डीपर कोऑपरेशन ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन के पार्टनरशिप के लिए एक्टिवली कोऑपरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं और ये कैसे म्यूचुअली बेनिफिशियल हैं। साथ ही में हम अपने फाउंडेशन और बेसिक्स को भी क्लियर करेंगे, जहां पे हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में हम देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ये सोलर एंड आपकी विंड एनर्जी से कैसे बेटर है और साथ ही साथ में ये कैसे एक फ्यूचर का क्लीन ग्रीन फ्यूल बन सकता है। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि इस ग्रीन हाइड्रोजन का जो इंक्रीजिंगली अडॉप्शन हो रहा है, इसमें इंडिया का क्या एडवांटेज है और इंडिया इसको लिवरेज करने के लिए क्या क्या कर रहा है। मेरा नाम है सोनप्रिया। मैं आपको टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पढ़ाती हूँ। आप यहाँ पे मेरी क्लास का टाइमिंग्स देख सकते हैं यूट्यूब पे 11:45 AM मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे 6 to 7 PM एंड टेक्स्ट बुक की ऐप पे मास्टर क्लास 1:30 PM। साथ ही साथ में आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं स्कैन कोड को स्कैन करके। आइए दोस्तों, आगे हमारे मुद्दे को डिस्कस करते हैं। हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन की ग्रीन हाइड्रोजन को लेके पार्टनरशिप की बात कर रहे थे एंड कहा जा रहा है कि इंडिया जो है इट विल सर्व एज अ गेटवे टू यूरोप्स एनर्जी सिक्योरिटी। देखते हैं क्या मुद्दा है। आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन ने खुद के लिए कार्बन न्यूट्रल का गोल फिक्स किया है बाय 2050। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जहां पे नेट जीरो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा। जितना वो प्रोड्यूस करेंगे उतना ही वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी कर लेंगे एनवायरनमेंट से। ये बेसिकली आपका कार्बन न्यूट्रल या फिर इसको हम क्लाइमेट न्यूट्रल गोल कह सकते हैं। साथ ही साथ में आप इससे भी वाकिफ होंगे कि इंडिया ने भी 2070 को टारगेट किया है कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए। वहीं पे आपको बता दें कि इंडिया जहां पे 60% ऑफ अपनी जो फॉसिल फ्यूल्स की नीड्स है उसे इंपोर्ट से मीट करता है, जो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज करता है, स्पेशली वेस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं उनको लेकर के अगर हम बात करें। वहीं पे यूक्रेन वॉर के चलते रशिया के द्वारा यूरोप को जो गैस सप्लाई पे कटौती की गई थी और वहां पे विंटर्स इतने हार्श हो गए थे, उसने यूरोपियन यूनियन को भी एनर्जी सिक्योरिटी की तरफ एक्टिवली अपना ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया है। आपको बता दें 18 मई 2022 की न्यूज़ है, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी पावर यूरोपियन यूनियन, रीपावर यूरोपियन यूनियन करके यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक प्लान बनाया गया है, अ प्लान टू रैपिडली रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन रशियन फॉसिल फ्यूल्स एंड फास्ट फॉरवर्ड द ग्रीन ट्रांजिशन। सो कंट्रीज जो हैं वो एक्टिवली एक
ग्रीन ट्रांजिशन के लिए, क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी के लिए और साथ ही साथ में एनर्जी सिक्योरिटी की जो गोल है उसको फुलफिल करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को अडॉप्ट करना चाह रही हैं। आप यहाँ पे देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ने भी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है उसके लिए 19,744 करोड़ रुपीस जो हैं वो सैंक्शन किए हैं। यहाँ पे टारगेट है कि बाय 2030 हम लोग 5 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन का एनुअली प्रोडक्शन करेंगे। हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को लेकर के, तो यहाँ कहा जा रहा है 60 to 100 गीगावाट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर कैपेसिटी, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि हम 125 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एंड एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क जो है उसके थ्रू करेंगे। इसके थ्रू आप कम से कम 6 लाख जॉब जनरेट करेंगे, 50 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन है एनुअली उसको आप रोक पाएंगे, और साथ ही साथ में हम जो इंपोर्ट करते हैं उस पर जो हमारा बिल आता है उसके अंदर भी 1 लाख करोड़ का सेविंग कर पाएंगे। यहाँ पे कुल मिला के 8 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है बाय 2030 तक। इंडिया जो है वो खुद को ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन हब एंड ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्टर के रूप में डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे केवल हम इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंडिया को एनर्जी एक्सपोर्टर के रूप में भी डेवलप करने का एक एम्बिशियस गोल जो है उसको रखते हैं। अब यहाँ पे इंडिया की जो एक्टिवली इंडिया स्टेप्स ले रहा है, इन सबको देखते हुए यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडिया के साथ में कनेक्टिविटी पार्टनरशिप जो है वो की जा रही है। ऐसी एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई थी न्यू दिल्ली के अंदर, आप देख सकते हैं जून 2022 को, और इसके बाद में सितंबर 2022 के अंदर यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने ग्रीन हाइड्रोजन फोरम जो है इसको भी फॉर्म किया है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो रिलेशनशिप है यूरोपियन यूनियन और इंडिया की, ये म्यूचुअली बेनिफिट है, अ विन विन सिचुएशन है। आप जानते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। ये इंडिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स में से भी एक है। यहाँ पे हम एक डीप कमिटमेंट शेयर करते हैं एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ, और इसी को लेके ये ग्रीन हाइड्रोजन पार्टनरशिप जो है यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ में कर रहा है, क्योंकि इंडिया को न केवल एक कॉस्ट इफेक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाता है, बल्कि साथ ही में एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में देखा जाता है। यहाँ पे अगर मैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया की बात करूं तो कैसे ये विन विन सिचुएशन है। यूरोपियन यूनियन इंडियन ग्रीन हाइड्रोजन फोरम के माध्यम से इंडिया को फाइनेंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड सपोर्ट, और साथ ही साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इन सब में सपोर्ट करना चाहता है। और यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन डेवलप होगा उसको यूरोप भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, यूरोप को भी हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब इंडिया को क्यों चुना जा रहा है? एक ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप है, और साथ ही साथ में डीपर कमिटमेंट है दोनों ही कंट्रीज का, चाहे सोलर अलायंस को ले लीजिए आप, दोनों ही ग्रुप्स का, या फिर आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मैं बात कर रही थी, राइट, या रिन्यूएबल एनर्जी की बाकी सेक्टर्स में बात कर लीजिए। साथ ही साथ में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर आप जानते हैं इंडिया की इकोनॉमी जो है वो काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, और यहाँ पे अगर हम डेमोग्राफी के हिसाब से देखें तो इंडिया अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड फेज से गुजर रहा है, यानी यहाँ पे काफ़ी यूथफुल पॉपुलेशन है। इस यूथफुल पॉपुलेशन को अगर प्रॉपरली स्किल्ड ट्रेनिंग दे दी जाए टेक्नोलॉजी के अंदर, और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया जाए, साथ ही में ग्रीन हाइड्रोजन को डेवलप करने का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट कर लिया जाए, तो न केवल ये इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बल्कि यूरोप के लिए भी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकता है। एंड हमारे जो क्लाइमेट समिट के अंदर गोल्स हैं क्लाइमेट न्यूट्रलिटी या कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ,
ताकि हम क्लाइमेट चेंज को रोक सकें, हम इनको भी फुलफिल कर पाएंगे। सो दिस रिलेशनशिप विल बी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। अब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, थोड़ा सा बेसिक्स और फंडामेंटल्स देखते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे रहे हैं या कोई और इंपॉर्टेंट एग्जाम्स दे रहे हैं। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी की तरह ही बिल्कुल एनर्जी को कैरी करता है, लेकिन आपको इस एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए पावर जनरेशन सोर्स की जरूरत पड़ती है। पावर जनरेशन सोर्स की जरूरत पड़ती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे कि H2O में आप जानते हैं हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब अगर आपको हाइड्रोजन को ऑब्टेन करना है तो आपको वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना होगा, और इस इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज करना होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी अगेन किसी एनर्जी सोर्स से जनरेट होगी। नाउ ये हम पे डिपेंड करता है कि इस एनर्जी जनरेशन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं। क्या हम फॉसिल फ्यूल से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, रिन्यूएबल सोर्स से जनरेटेड सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। हम इसको भी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन जो है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, इसको एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, पावर जनरेशन के लिए, इसे हीटिंग पर्पसेस के लिए इंडस्ट्री के अंदर एंड बिल्डिंग्स के अंदर, रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर यूज़ किया जाता है, एंड इसे एज अ फीड स्टॉक, एज अ रॉ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, फर्टिलाइजर्स के लिए, फ्यूल रिफाइनिंग के लिए, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एंड प्रोडक्ट्स के लिए भी, मेटलर्जी इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, आपकी ग्लास इंडस्ट्री है, आपकी स्टील इंडस्ट्री है। सो हाइड्रोजन के काफ़ी सारे यूजेस हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, डिपेंडिंग ऑन कि इस हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में कितना ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। जब हम ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट निल है, यानी क्लाइमेट चेंज जो है इसको रोकने में ग्रीन हाइड्रोजन हमारी मदद कर पाएगा। आप अगर ग्रे हाइड्रोजन को देखें तो ये नेचुरल गैस से प्रोड्यूस की जाती है, एंड इसके अंदर किसी भी प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको वापस से स्टोर करने का कोई प्रबंधन या कोई भी प्रोविजन नहीं होता। सो देयर इज नो कार्बन सिक्वेस्टरिन। ब्राउन हाइड्रोजन क्या है? ब्राउन हाइड्रोजन के अंदर यहाँ पे जैसे ग्रे हाइड्रोजन में नेचुरल गैस था मैन्युफैक्चरिंग में, ब्राउन हाइड्रोजन में कोल का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे भी कार्बन सिक्वेस्टरिन यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है उसको वापस से कैप्चर करने का कोई भी समाधान नहीं होता। वहीं पे अगर आप ब्लू हाइड्रोजन की बात करें तो ब्लू हाइड्रोजन के अंदर आप देखेंगे कि नेचुरल गैस या कोल को यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो होता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो होता है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसको वापस से कैप्चर कर लिया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। सो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन के लिए मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी सोर्स यूज किया जाता है। अब ये एनर्जी सोर्स आपका नेचुरल गैस हो सकता है, आपका कोल हो सकता है, आपका रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर या विंड एनर्जी हो सकता है। नेचुरल गैस विदाउट सिक्वेस्ट्रेशन ग्रे, कोल विदाउट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ब्राउन, एंड ब्लू हाइड्रोजन के अंदर हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है उसका भी यहाँ पे प्रोविजन होता है। ग्रीन हाइड्रोजन में कंप्लीटली देयर इज नो रिलीज, ऑलमोस्ट नो, ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज ग्रीन हाइड्रोजन जहाँ पे ग्रे हाइड्रोजन जहाँ पे CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया गया है। आप यहाँ पे ब्लू हाइड्रोजन को देख सकते हैं जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राउंड के अंदर स्टोर किया जा रहा है, यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का प्रावधान है। एंड यहाँ पे आप ग्रीन हाइड्रोजन को देख सकते हैं जिसमें ब्रेकडाउन पे ऑक्सीजन रिलीज किया जा रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। सो बाय प्रोडक्ट जो है वो काफ़ी यूजफुल है। आप जानते हैं कोविड-19 के चलते ऑक्सीजन सिलेंडर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो हमें पड़ा था।
बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है, इसको सिंपल फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ पे वाटर को यूज करते हैं, वाटर का ब्रेकडाउन किया जाता है H2 एंड O2 के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके, और जो H2 प्रोड्यूस होता है इसको बाद में कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है एंड फिर डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है एज फीड स्टॉक और फॉर हीटिंग पर्पसेस जैसे हमने देखा, और फॉर ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस ऑल्सो। सो दिस इज हाउ ग्रीन हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। हाइड्रोजन जो है वो बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव फ्यूल है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, हम इसको बहुत ही क्लीन तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके बहुत सारे डाइवर्स यूजेस हैं, ये बाकी सोर्सेज के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत एक्सीलेंट एनर्जी कैरियर है, बहुत एक्सीलेंट एनर्जी कैरियर है, यानी काफ़ी एफिशिएंट फ्यूल है। यहाँ पे इसको फ्यूल करने के लिए जो हाइड्रोजन की फ्यूल सेल्स है उनको फ्यूल करने के लिए भी काफ़ी कम टाइम लगता है। सो ये आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर, हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी से चलाने के बदले हाइड्रोजन जो फ्यूल्स है ना, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज़ क्लीन एंड मोर एफिशिएंट। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट and it produces water on combustion. It is 2 to 3 times more efficient than burning petrol. अगर हम इसको ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में इसकी बात करें तो आप जानते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की, तो ये नियर जीरो कार्बन फुटप्रिंट जो है उसको छोड़ता है। वहीं पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स आर बेटर देन द बैटरी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी भी। रिफ्यूलिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप केवल 5 मिनट्स में हाइड्रोजन जो फ्यूल सेल्स हैं उनको रिफ्यूल कर सकते हैं, जबकि आपको जो बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनमें रिचार्जिंग के लिए 30 से 45 मिनट्स लगती हैं। बेटर एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम एंड वेट है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर अदर थिंग्स। आपका जो फ्यूल सेल है वो छोटी होती है साइज के अंदर, है ना। एंड अगर हम बात करें तो इसको हम सोलर और विंड एनर्जी के स्टोरेज पर्पसेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। कैसे? आप जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जी जो है कभी कभी हमारे पास में कॉस्ट इफेक्टिव मेथड नहीं होते उसको स्टोर करने के लिए। सो व्हाट वी कैन यूज, जो हम स्टोर नहीं कर पा रहे रिन्यूएबल एनर्जी सोलर और विंड, या जो हम ग्रिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंदर फीड नहीं कर पा रहे, उसको हम चैनल कर सकते हैं हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में एक फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ में 3 बिलियन यूरोस की पार्टनरशिप कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है, स्टडी जो है, आप यहाँ पे रॉयटर्स के एक स्टडी को देख सकते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन होगा यूरोपियन यूनियन के अंदर वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसकी कंपैरिजन में। एंड आपको बताया इंडिया के अंदर एक यंग डेमोग्राफी है, बूमिंग इकोनॉमी है, गवर्नमेंट की पूरी प्रोसेस है। आपने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में पढ़ा मेरे साथ में आज। सो इफेक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, साथ साथ में बाकी भी जो फैक्टर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हैं, एंड यूरोपियन यूनियन इंडिया को एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर के रूप में देखता है, इसीलिए हमारे साथ में कोलैबोरेट कर रहा है, क्योंकि ये उनके लिए भी बेहतर है, न केवल क्लाइमेट चेंज गोल्स को मीट करने के लिए, बल्कि साथ ही साथ में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। एंड यस, इंडिया के अंदर प्रोड्यूस जो हाइड्रोजन होगा वो कहा जा रहा है ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा यूरोपियन इंडस्ट्रीज के लिए भी। न केवल यूरोपियन यूनियन, आपको बता दें मलेशिया, सिंगापुर इत्यादि जो हैं वो भी इंडिया में इन्वेस्ट करने और इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन का इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं। मलेशियन पेट्रोनास scouting for 10,000 acres of land in Tamil Nadu to set up proposed green hydrogen plant. आप देख सकते हैं ये ET की न्यूज़ है 25 जनवरी 2023 की। So yes, world is looking towards India for energy security, and India definitely can help them out, as well as India
can become self-sufficient to meet its energy needs. आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही यूपीएससी स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट कंटेंट को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। एंड अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपर कोचिंग के कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको ये सारे फीचर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आई ऑल्सो टेक योर लाइव क्लासेस देयर। आपकी जो फीस है वो 29,999 है। अगर आप कूपन कोड का यूज करते हैं SONPRIYA, SONPRIYA, यहाँ पे लाइव क्लासेस के अलावा आपको श्रीराम आईएएस, लुकमन आईएएस, दीक्षांत आईएएस, निश्चय ओजांग इत्यादि के भी कोर्सेस मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।